अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन किया था डॉट नेट का, और हमने देखा था डॉट नेट क्या है, डॉट नेट के लैंग्वेजेस, उसका रन टाइम क्या है, और कैसे डॉट नेट वर्क करती है। ठीक है। तो आज जो हम आगे पढ़ने लगे हैं, हमने देखा था कि हम वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे यूजिंग द डॉट नेट प्लेटफॉर्म, और डॉट नेट प्लेटफॉर्म में एक मॉडल फ्रेमवर्क है जिसका नाम है ASP डॉट नेट कोर। क्या नाम है? ASP डॉट नेट कोर, जो वेब एप्लीकेशंस क्रिएट करने के लिए डॉट नेट डेवलपमेंट में यूज होता है। ठीक है। अब इसके साथ जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है, जो हमने अभी सीखी है, C#। और जो हम आर्किटेक्चर यूज करेंगे वो है MVC, मॉडल व्यू कंट्रोलर का आर्किटेक्चर यूज करेंगे ASP डॉट नेट कोर के साथ। अच्छा, तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाएंगे ASP डॉट नेट कोर MVC C# का। तो विजुअल स्टूडियो हम यूज करेंगे अपना जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, जो कि मैं पहले ऑलरेडी C# की पहली वीडियो में इंस्टॉल करना सिखा चुका हूँ। विजुअल स्टूडियो 2026 मैंने यहाँ पर इंस्टॉल किया हुआ है। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे, और क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ फिल्टर्स में हम चूज करेंगे लैंग्वेज कौन सी, C# प्लेटफॉर्म ऑल ही रहने दो। और यहाँ से मैं जो टाइप है, प्रोजेक्ट टाइप, वो वेब चूज करूंगा, क्योंकि मैं क्या बना रहा हूँ, वेब एप्लीकेशन बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे पास ये रहा वेब। जैसे ही वेब सेलेक्ट करूंगा, तमाम टेम्पलेट्स आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर आपको टेम्पलेट दिखेगा ASP डॉट नेट कोर वेब ऐप मॉडल व्यू कंट्रोलर, ये वाला टेम्पलेट आपने चूज करना है। और चूज करने के बाद आपके पास एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट नेम आपसे पूछेगा। इसको मैंने कह दिया माय फर्स्ट ऐप। ठीक है। देन लोकेशन आप अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हो, लेकिन यहाँ देख सकते हो लोकेशन कहाँ सेट है, सी में, यूजर्स में, इंस्ट्रक्टर के फोल्डर में, सोर्स के अंदर, रेपोज में सेव कर रहा है। किस में सेव कर रहा है? तो ये आप पाथ याद भी रख सकते हो अपनी मर्जी से, कोई पाथ इसे यहाँ से ब्राउज करके भी दे सकते हो। क्लियर है? ठीक है। देन आपके पास सॉल्यूशन नेम भी बिल्कुल प्रोजेक्ट नेम के नाम से ही बनेगा, लेकिन आप सॉल्यूशन का नाम भी चेंज कर सकते हो। ठीक है। आपके पास नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपसे डॉट नेट का जो फ्रेमवर्क का वर्जन है वो पूछेगा। .NET 10 इज द लेटेस्ट वन। ठीक है। अब हो सकता है कि आपके सिस्टम में .NET 10 शो ना हो रही हो, जैसे अभी हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देखा था .NET 8 शो हो रही थी, और .NET 9 जिसमें लॉन्ग टर्म सपोर्ट नजर आ रहा था। अब .NET 10 कैसे आ गई? देखो, पहली बात, अगर आप विजुअल स्टूडियो 2026 करते हो तो आपके पास .NET 10 ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हो जानी चाहिए, 2026 अगर आप करते हो। ठीक है। लेकिन अगर फिर भी नहीं होती तो आपने क्या करना है, आपने किसी भी ब्राउजर पे आ जाना है। ठीक है, और ब्राउजर पे आने के बाद आपने लिखना है .NET 10 SDK फॉर विंडोज, फॉर विंडोज। क्या लिखोगे? .NET 10 SDK भले मत लिखना, लेकिन आप .NET 10 फॉर विंडोज। आपके पास माइक्रोसॉफ्ट की पहली वेबसाइट आएगी, इसको आपने ओपन करना है। और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए .NET 10 की SDK मिल जाएगी। देखो, लिनक्स के लिए, मैक ओएस के लिए, विंडोज के लिए, और ऑल के लिए आप स्टैंड अलोन भी इधर इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मेरे लिए विंडोज है। अब विंडोज में मैं जो बिट सिस्टम यूज कर रहा हूँ वो 64 बिट सिस्टम है। ये कैसे पता चलेगा? ये कैसे पता चलेगा? मल्टीप्लाइड बाय 64 करना है, 86 करना है, ARM 64 करना है, कौन सा करना है? आपने क्या करना है, आपने टास्क मैनेजर खोलना है, या आपने सिस्टम इंफॉर्मेशन का ऐप खोलना है। कौन सा ऐप खोलना है? जैसे ही सिस्टम इंफॉर्मेशन का ऐप खोलोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा भाई आप कौन सा बिट सिस्टम यूज कर रहे हो। लेट मी, ये रहा सिस्टम टाइप, नजर आ रहा है। मैं 64 बेस PC यूज कर रहा हूँ। ठीक है। अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो आप .NET रन ही नहीं कर सकते, क्योंकि .NET 10 64 बिट सिस्टम पे चलती है। ठीक है। पुरानी विंडोज जो होती हैं, या पुराने जो लैपटॉप्स होते हैं, वो 32 बिट सिस्टम पे वर्क कर रहे होते हैं, तो उसमें आप ये नहीं कर सकते, तो आपको विंडोज या लैपटॉप अपग्रेड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाइड बाय 64 पे क्लिक करूंगा। किस पे? ठीक है। और आप इस पे जैसे क्लिक करोगे, आपकी डाउनलोड जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। डाउनलोड होगी, जैसे सेटअप रन करते हैं ना एप्स का, इसी तरह से रन करना है और इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। ऑलरेडी मैं आपके आने से पहले ये चीज कर चुका हूं, क्योंकि इसमें शो नहीं हो रही थी। देखो नीचे मैंने ऑलरेडी एक इंस्टॉल करी हुई है ये भाई। ठीक है। तो ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। नॉर्मल सेटअप की तरह आपने इसे एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। और आपके पास .NET 10 जो है वो इंस्टॉल हो जाएगी, जो कि लेटेस्ट वाली है। कौन सी है? लेटेस्ट .NET 10। ठीक है, इससे आपने इसको रन करना है। और जैसे ही रन करोगे, आपके सामने आपसे परमिशन मांगेगा। ठीक है। अनस्टॉल पे के लिए अब देखो यहाँ इंस्टॉल आ रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है।
तो बोल रहे हैं रिपेयर करना है या इंस्टॉल, आप जब चलाओगे तो आपके पास इंस्टॉल बोलेगा, अगर नहीं हुई तो। क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो इसे हम क्लोज कर देते हैं, मैंने आपको बता दिया कि आप ये कैसे करोगे। ठीक है, अब विजुअल स्टूडियो में आते हैं, मेरे पास .NET 10 आ रही है, लेटेस्ट वाली यूज करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टाइप चूज नहीं करना, लेकिन HTTPS को आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, क्योंकि वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो जब हम अपना आउटपुट देखेंगे तो ब्राउजर में देखेंगे। ठीक है, अब ब्राउजर में हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल यूज होता है वेबसाइट के रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के लिए। अब उसके अंदर एक होता है HTTP और एक होता है HTTPS, एस फॉर सिक्योर सॉकेट लेयर होती है। क्या होती है? ठीक है, एस फॉर सिक्योर होता है, जो SSL सर्टिफिकेट इनेबल होता है, जिससे आपकी डेवलपमेंट में भी एक सिक्योर लेवल के ऊपर आपकी एप्लीकेशन आपको नजर आएगी। ठीक है, क्या आपने कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने क्रिएट पर क्लिक कर देना और आपका प्रोजेक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो एप्लीकेशन बन के आ चुकी है। अब साइड में आपको गिटहब कोपायलट की चैट नजर आ रही है। ठीक है, जो AI इंटीग्रेटेड इसके अंदर आता है गिटहब कोपायलट, इसको मैं कट कर दूंगा, इसके नीचे मुझे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर मिल रहा है, अगर ये भी कट हो जाए तो व्यू से जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को मैं ओपन कर सकता हूँ। व्यू से जाके सॉल्यूशन एक्सप्लोरर को ओपन कर सकता हूँ। तो साइड पे मेरे पास पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर यहाँ पर आ चुका है। सॉल्यूशन है माय फर्स्ट ऐप, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है माय फर्स्ट स्टेप। ठीक है, और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू में दे चुका हूं, दोबारा से हम इसे देख लेते हैं। कनेक्टेड सर्विसेज, जितनी भी डिपेंडेंट सर्विसेज इस ऐप में यूज हो रही होंगी, लाइक फॉर एग्जांपल आप एज्योर की सर्विस यूज करना चाह रहे हो, फायरबेस की, आप सुपरबेस की, XYZ जो सर्विसेज आप यूज करना चाह रहे हो वो आप कनेक्टेड सर्विसेज में कनेक्ट करवाते हो। किसमें? तो अभी लिखा हुआ आ रहा है नो सर्विस डिपेंडेंसीज डिस्कवर्ड, कोई कनेक्टेड सर्विस इसमें अभी नहीं है। ठीक है, देन आपके पास डिपेंडेंसीज आती हैं। व्हाट इज डिपेंडेंसी? आओ पढ़ते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, क्योंकि बड़ा वास्ट कॉन्सेप्ट है, आगे चल के इसमें बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट रेज होता है .NET में, इसे डिपेंडेंसी इंजेक्शन कहते हैं, तो आपको पहले डिपेंडेंसीज का पता होना चाहिए। व्हाट आर डिपेंडेंसीज इन .NET? ठीक है, dependencies in .NET are external libraries, packages, often via nugget or components that a project requires to function। यानी कि ऐसे पैकेजेस और लाइब्रेरीज या ऐसे कंपोनेंट्स जो प्रोजेक्ट के अंदर यूज हो रहे हो या प्रोजेक्ट उनके बगैर फंक्शनल ना हो सके, तो वो हमारे पास डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, वैसे तो वीडियो में रेफरेंस देना चाहिए, सीरियस सीरीज अलग है। हमने लारावेल पढ़ी थी, लारावेल को फंक्शनल बनाने के लिए या उसमें जो प्री रिटर्न क्लासेस और मेथड्स मिलते थे, वो तमाम जो पैकेजेस जिनसे वो सारी चीजें हमें मिल रही थी लाइब्रेरीज, वो वेंडर के फोल्डर में होते थे। ऐसा ही है। अब यहां तक के जो लारावेल में हम लोग PHP आर्टिसन सर्व करके एप्लीकेशन रन करते थे, क्या करते थे? एप्लीकेशन को रन करते थे, उस रन करने का पैकेज भी इंस्टॉल था लारावेल में पहले से। तो अगर मैं वेंडर का फोल्डर हटा दूं तो मैं एप्लीकेशन भी एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि उस पूरे प्रोजेक्ट को फंक्शनल बनाने वाले उसमें तमाम जो लाइब्रेरी, जो पैकेजेस यूज हो रहे हैं, वो सब वेंडर के फोल्डर में होते थे। सिमिलरली .NET के प्रोजेक्ट के अंदर, ASP.NET कोर के प्रोजेक्ट के अंदर, वो तमाम पैकेजेस, लाइब्रेरीज और कंपोनेंट्स जो आपके एप्लीकेशन को फंक्शनल बनाते हैं या हेल्प करते हैं, आपको बहुत सारे प्री रिटर्न मेथड्स देते हैं, लाइब्रेरीज देते हैं, वो तमाम डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। यानी कि वो पैकेजेस जिन पर आपका प्रोजेक्ट डिपेंडेंट हो, वो डिपेंडेंसीज कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? डिपेंडेंसी। और तमाम आपको डिपेंडेंसीज के फोल्डर में मिलेंगे। अब यहाँ देखो, इसमें फ्रेमवर्क की डिपेंडेंसीज हैं, ASP.NET कोर ऐप और ASP, सॉरी, .NET कोर ऐप का इसमें आप पैकेज यूज कर रहे हो। हाँ, तो ये सारी डिपेंडेंसीज हैं जिनकी मदद से आपका प्रोजेक्ट जो है फंक्शनल होता है, या जो आप एक्सटर्नल पैकेजेस यूज करोगे फ्यूचर के अंदर, वो भी इसी में इंस्टॉल्ड आपको नजर आएंगे। अब सवाल पैदा होता है कि जितने भी किसी फ्रेमवर्क में पैकेजेस या लाइब्रेरीज होती हैं, वो किसी पैकेज मैनेजर के जरिए इंस्टॉल की जाती है। लाइक वाइज जावास्क्रिप्ट का पैकेज मैनेजर है npm, PHP का है कंपोजर। अब इसी तरह इसमें भी, .NET में भी आपको एक पैकेज मैनेजर मिलता है जो इन सब डिपेंडेंसीज को प्रोजेक्ट्स में इंस्टॉल करता है, कॉन्फ़िगर करता है और मैनेज करने के लिए यूज होता है। और उस पैकेज मैनेजर का नाम है नगेट। क्या नाम है? या NUGET, या आपके पास लिखा हुआ है, ये रहा। ठीक है, ये आपको कहां से मिलता है? अगर मैं प्रोजेक्ट में आऊं और प्रोजेक्ट में आने के बाद मैं टूल्स में जाऊं, टूल्स में जाने के बाद ये आपको देख रहे हो नगेट पैकेज मैनेजर दिख रहा है।
ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं। एक पैकेज मैनेजर कंसोल होता है, मींस कि अगर आप इसे खोलते हो तो नीचे आपके पास एक कमांड लाइन इंटरफेस खुल जाएगा, इसमें आप कमांड्स लिखकर भी पैकेजेस को इंस्टॉल कर सकते हो जैसे हम करते हैं यूजुअली। लेकिन अगर आपको एक जीयूआई टूल चाहिए तो इसी के अंदर आपको नगेट पैकेज मैनेजर फॉर सॉल्यूशन मिलता है, दूसरा वाला ऑप्शन। इसे ओपन करते हो तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने, और यहाँ पर जो जो डिपेंडेंसीज आप इंस्टॉल करोगे वो नजर आएंगी, साइड में ब्राउज का ऑप्शन नजर आ रहा है। ठीक है, इसके लिए इंटरनेट होना जरूरी है क्योंकि इंटरनेट से डाउनलोड होते हैं। ब्राउज पे जाओगे तो डॉट नेट कोर के तमाम जो पैकेजेस और डिपेंडेंसीज हैं उसकी पूरी लाइब्रेरी यानी पूरा प्ले स्टोर आपके सामने आ चुका है। आपको जो पैकेज यूज करना है सर्च किया, डायरेक्ट इंस्टॉल होगा, कॉन्फ़िगर हो जाएगा, इस्तेमाल कर सकते हो। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये आपके पास नगेट पैकेज मैनेजर है, क्या है? ठीक है, जो डिपेंडेंसीज को मैनेज, इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करने के लिए एप्लीकेशन में यूज किया जाता है। डिपेंडेंसीज को बंद किया, फिर आता है प्रॉपर्टीज का फोल्डर। इसमें फिलहाल अभी आपको एक फाइल मिलती है बाय डिफॉल्ट जिसका नाम है लॉन्च सेटिंग डॉट जेसन। ठीक है, अब ये जो फाइल है ये आपके प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की इंफॉर्मेशन को होल्ड करती है इन द फॉर्मेट ऑफ जेसन। कि भाई अगर आपकी एप्लीकेशन HTTP पे रन होती है तो उसकी कमांड नेम क्या होगी, उसके डॉट नेट रन मैसेजेस ट्रू होंगे नहीं होंगे, ब्राउजर लॉन्च होगा या नहीं होगा, फॉल्स तो नहीं है, एप्लीकेशन का यूआरएल यानी कि किस सर्वर की किस पोर्ट पर आपकी एप्लीकेशन रन होगी, लोकल होस्ट पे रन होगी 5136 पर। अच्छा, लोकल होस्ट हमारे सिस्टम में कब चलता है? जब कोई लोकल सर्वर ऑन हो हमारे सिस्टम में। लाइकवाइज PHP पढ़ते हुए हमने देखा था अपाचे को जब तक ऑन नहीं करते तो लोकल सर्वर ऑन नहीं होता था और लोकल होस्ट भी नहीं चलता था। अब यहां पर कौन सा सर्वर है? यहाँ तो हम अपाचे यूज नहीं कर रहे, ऑब्वियस सी बात है सर्वर तो होगा। इसके सर्वर का नाम क्या है? इसके सर्वर का नाम क्या है, किसी को अंदाजा है? IIS एक्सप्रेस। डॉट नेट में यूज होने वाला जो सर्वर है उसका नाम है IIS एक्सप्रेस। इज अ लाइट वेट फ्री एंड सेल्फ कंटेन वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट IS ऑप्टिमाइज फॉर डेवलपर टू बिल्ड एंड टेस्ट वेबसाइट्स ऑन विंडोज। और ये सिर्फ किसके लिए? विंडोज के लिए। फिर मैक के लिए सर अलग होगा, लिनक्स के लिए अलग होगा। ठीक है, तो ये आपके पास है सर्वर जिसके ऊपर आपकी एप्लीकेशंस को टेस्ट और रन करके देखा जा सकता है। ठीक है, तो डॉट नेट में कौन सा सर्वर यूज होता है? IIS एक्सप्रेस। ठीक है, तो हमारी जब IIS एक्सप्रेस ऑन होगा तो लोकल होस्ट खुद ब खुद ऑन हो जाएगा। इसका मतलब है मेरी जो मशीन है वो खुद ब खुद एक लोकल सर्वर की तरह खुद को ट्रीट करने लग जाएगी। ठीक है, अच्छा वहीं पर अगर HTTPS होगा तो प्रोजेक्ट नेम सेम होगा, रन मैसेज ट्रू होंगे, ब्राउजर लॉन्च ट्रू होगा। लेकिन यहाँ पोर्ट देखो अलग हो गई, 7084 हो गई, HTTP पे 15136 है, यहाँ पर दो है, ऑप्शनल है, मतलब एक नहीं चली तो दूसरी भी दी हुई है इन्होंने। बात समझ आ रही है? तो ये वो लाउंज सेटिंग्स है। इसका मतलब जब मैं अपनी एप्लीकेशन को HTTPS पे रन करूंगा तो इन दोनों में से किसी पोर्ट पर रन होगी, और HTTP पे रन करूंगा तो इस पर रन होगी 5136 पर। किस पे? अब कैसे पता चलेगा कि मैं एप्लीकेशन को HTTPS पे रन कर रहा हूँ या HTTP पे रन कर रहा हूँ? ऊपर आपके पास जो एग्जीक्यूटर होता है उसके बराबर में एक एरो है, जैसे ही आप इसे खोलोगे तो यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन दिखते हैं, आपको किस पर रन करना है। इनका फर्क है सिक्योर। ठीक है, जब हम अपने ब्राउजर पर कोई वेबसाइट रन करते हैं तो उसके अंदर जो एस है, HTTP तो लाजमी हर वेबसाइट के साथ होता है, ये एस किसी में आपको दिखता है किसी में नहीं दिखता। अगर किसी को याद हो तो ये एस अगर किसी वेबसाइट में ना आ रहा हो तो वहां लिखा हुआ आ रहा होता है ब्राउजर की तरफ से नॉट सिक्योर। लेकिन आप एडवांस में जाके फिर भी साइट, वो बोलता है अनसेफ साइट विजिट करनी है आपको, आप बोलते हो हाँ करनी, तो आप रिडायरेक्ट हो जाते हो, लेकिन ब्राउजर तब भी उसे अनसेफ ही कह रहा होता है। ठीक है, ये ऐसे मुराद है सिक्योर। ये सिक्योर बेसिकली क्या है कि जब आप होस्ट करते हो किसी वेबसाइट को किसी सर्वर के ऊपर तो वहां पर आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, इसका नाम होता है SSL सर्टिफिकेट। क्या नाम होता है? सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, जो सर्वर की तरफ से आपको दिया जाता है कि आपकी वेबसाइट सिक्योर है। और गूगल को भी ये डायरेक्शन मिलती है कि हाँ भाई ये वेबसाइट SSL इनेबल है, सिक्योर है, इसको मैं यूजर को शो करवा सकता हूँ। और SSL आपको वेरिफिकेशन के बाद मिलता है कि कहीं आपकी वेबसाइट में कोई बग तो नहीं है, कोई वायरस तो नहीं है, XYZ। SSL आपको नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको मिल रहा है क्योंकि आप डेवलपमेंट कर रहे हो विजुअल स्टूडियो के अंदर। डन है? तो मैं HTTPS पर ही मोस्टली रन करूंगा, लेकिन HTTP पर भी रन कर सकता हूँ, लेकिन वो सिक्योर सॉकेट लेयर इनेबल करके नहीं देगा। बस ऑप्शन है ना, देखो ये वही है 5136 देख रहे हो, 5136 क्या अगर HTTPS नहीं चला तो वो HTTP पे रन कर देगा। ऑप्शनल दिया हुआ है कि अगर 7084 नहीं चला
या बिजी हुआ किसी और सर्वर पर, वो ये पोर्ट बिजी हुई तो दूसरी पोर्ट मौजूद है। बात समझ आ गई? ठीक है, तो इसको भी कर देते हैं हम क्लोज। प्रॉपर्टीज के बाद हमें एक फोल्डर मिलता है जिसका नाम है www रूट। ये एक ऐसा डायरेक्टरी, ऐसा फोल्डर है जिसमें पूरी एप्लीकेशन की स्टैटिक फाइल्स रखी जाती हैं। क्या रखी जाती हैं? स्टैटिक फाइल्स, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, जेक्वेरी, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो या एसेट्स। ये तमाम स्टैटिक फाइल्स होती हैं, वो सब www रूट में, यानी कि जो ब्राउजर से डायरेक्टली एक्सेसिबल हो, वो फाइल्स www रूट में रखी जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसके अंदर सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और लाइब्रेरी का आपको फोल्डर मिल रहा है देखने को। अगर मैं सीएसएस का फोल्डर खोलूं तो इसके अंदर एक सीएसएस की फाइल है जिसमें पहले से कुछ सीएसएस लिखी हुई है। ठीक है। जावास्क्रिप्ट का खोलूं तो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट की फाइल है जिसमें बाय डिफॉल्ट अभी कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता। ये देखो आपके पास यहाँ पर आप पूरी जावास्क्रिप्ट लिख सकते हो। इट मीन्स के एसपी डॉट नेट कोर आपको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है कि आप इसमें HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और C शार्प सब कुछ लिख सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के बाद आपके पास एक और फोल्डर है जिसका नाम है लिब। ठीक है, अब लिब फोल्डर के अंदर आपको बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी के फाइल्स पहले से इंस्टॉल्ड मिलती हैं। ASP.NET कोर में बूटस्ट्रैप और जेक्वेरी प्री इंस्टॉल्ड आती है। क्या आती है? और कॉन्फ़िगर्ड होती है। आप जितने भी व्यूज वगैरह क्रिएट करोगे आने वाले वक्त के अंदर, उसमें आप डायरेक्टली बूटस्ट्रैप की क्लासेस लगा सकते हो। आपको बूटस्ट्रैप का CDN लगाने की या उसे अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। देखो, जैसे ही मैं बूटस्ट्रैप के फोल्डर को ओपन करूंगा, डिस्क के फोल्डर को ओपन करूंगा और इसकी CSS को ओपन करूंगा, तो यहाँ पर आपको बूटस्ट्रैप का लेटेस्ट वर्जन 5.3.3 देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाऊं, ठीक है, तो देखते हैं सर हमारे पास कौन सा लेटेस्ट वर्जन चल रहा है। हमारे पास देखो 5.3 ही चल रहा है। कौन सा चल रहा है? तो ये मुझे लेटेस्ट बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके दे रहा है, ऐसा नहीं है पुरानी बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करके दे रहा है। बात समझ आ रही है? तो मुझे बूटस्ट्रैप को खुद से इंस्टॉल करने की तकलीफ लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बूटस्ट्रैप का फोल्डर बंद करते हैं। उसके बाद जेक्वेरी का फोल्डर है। जेक्वेरी की भी आपको तमाम फाइल्स पहले से प्री इंस्टॉल मिलती है। इट मींस कि आप बिना फिक्र के जेक्वेरी डायरेक्टली इसमें लिख सकते हो। ठीक है। देन आपके पास जेक्वेरी वैलिडेशन की फाइल है, फिर वैलिडेशन अनऑब्स्ट्रूसिव की फाइल है, एंड इन दी एंड आपके पास फेव आइकन आता है। फेव आइकन क्या होता है श्यान? जो ब्राउजर के टैब में छोटा सा वेब का आइकन शो होता है, वो फेव आइकन होता है। इसका बाय डिफॉल्ट जो फेव आइकन होता है वो बुक टाइप का होता है। मैं दिखाता हूँ, ये देखो, इस तरह का होता है बुक टाइप, छोटा सा। ये आ नहीं रहा पकड़ में। हाँ, अपना फेव आइकन रखेंगे इसको डिलीट करके। बात समझ आ गई? ठीक है। तो ये फेव आइकन जो बाय डिफॉल्ट ASP.NET कोर में आपको मिलता है। डन है, इसको हम कर देते हैं कट। और कट करने के बाद हमारे पास जो लिब है वो भी खत्म हो गया, और फेव आइकन। तो ये www रूट का फोल्डर है। किसका फोल्डर है? इसमें तमाम स्टैटिक फाइल्स रखेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके पास मेन 3 फोल्डर्स जो आपके काम के हैं, जिसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पूरा पैटर्न मैं एक्सप्लेन करूंगा। कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यूज, यानी कि ASP.NET कोर में हमने जो आर्किटेक्चर चूज किया है वो MVC है। कौन सा है? हम कोई और आर्किटेक्चर भी चूज कर सकते थे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आती है ऐप सेटिंग डॉट जेसन। ये मेरी ऐप की सेटिंग की जेसन फाइल होती है। इसके अंदर तमाम ऐप की सेटिंग्स डिफाइन होती हैं। ठीक है, जैसे डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर की वार्निंग की कोई इन्होंने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, अलाउड होस्ट। अब फ्यूचर में अगर मैं फायरबेस से कनेक्टिविटी चाहता हूं, मैं अपने SQL सर्वर के अंदर किसी डेटाबेस से कनेक्ट करना चाहता हूं अपनी एप्लीकेशन को, एंड वगैरह वगैरह, जितनी भी ऐप के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करूंगा वो इस फाइल में करूंगा। किसमें करूंगा? जैसे हम कनेक्शन बनाते हैं ना PHP के अंदर, तो हम ASP.NET कोर में कनेक्शन ऐप सेटिंग में बनाएंगे। और भी इसके और भी काम है, लेकिन जो मेन काम हम लोग इसमें करेंगे वो कनेक्शन बनाएंगे, जिसे हम कनेक्शन स्ट्रिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, कि जाहिर सी बात है डेटाबेस का भी इस्तेमाल होगा, करंट वगैरह बनाएंगे, एप्लीकेशन बनाएंगे, तो डेटाबेस में वैल्यूज जाएंगी आएंगी, तो डेटाबेस क्या करना पड़ेगा? कनेक्ट। और हम कौन सा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे? SQL सर्वर। SQL सर्वर जो अभी पढ़ा था हमने, MySQL नहीं, SQL सर्वर जो हमने लास्ट पढ़ा था अभी। ठीक है, वो हम यूज करेंगे। तो ये ऐप की सेटिंग की फाइल है, जेसन फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करती है। इन दी एंड आपके पास आपकी मेन फाइल आती है जो आपके असल में प्रोजेक्ट को बिल्ड करती है, प्रोजेक्ट के अंदर परमिशंस और सर्विसेज को इनेबल करती है और आपके ऐप को रन करवाती है। प्रोग्राम डॉट सी एस। ठीक है, इसको सिर्फ हम
परमिशंस इनेबल करने के लिए, सर्विसेज इनेबल करने के लिए, कनेक्शंस को रजिस्टर करने के लिए, और भी मेन कामों के लिए इसको यूज करते हैं। ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन, जाहिर सी बात है, देखो एएसपी डॉट नेट कोर की एप्लीकेशन डायरेक्टली एग्जीक्यूट नहीं होती। इस पूरे पैटर्न की एक बिल्ड बनती है। क्या बनती है? और वो बिल्ड ब्राउजर को दी जाती है, और वो बिल्ड ब्राउजर आपको शो करता है इंटरफेस की सूरत में। ठीक है। हर दफा जब भी आप एग्जीक्यूट करोगे, आपकी बिल्ड बनेगी ब्राउजर की, और फिर आपका ब्राउजर आपको आउटपुट शो करेगा। ठीक है। अब यहां पर देखो, इसने एक क्लास यूज की है जिसका नाम है वेब एप्लीकेशन, जो कि मुझे पहले से बनी बनाई मिल रही है। इंटेलिजेंस क्यों नहीं दिखा रहे हो तुम? खैर, ठीक है। तो ये क्लास है। क्या है? क्लास है। इसके अंदर आपको एक स्टैटिक मेथड मिलता है। क्या मिलता है? इसका नाम है क्रिएट बिल्डर। ये मेथड आपके लिए आपकी वेबसाइट का बिल्डर बनाएगा, और बिल्डर एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा। बिल्डर एप्लीकेशन को बिल्ड करेगा। आपने बिल्डर निकाला और एक वेरिएबल में रख दिया, इसका नाम है बिल्डर। फिर आपने बोला बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड कंट्रोलर विद व्यूज। ये एक ऐसी सर्विस है जो इनेबल करती है कि आप कंट्रोलर के साथ व्यूज को इस्तेमाल कर सको। ये मेथड आपके लिए बड़ा जरूरी है, वरना आप कंट्रोलर के साथ व्यूज को इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद आपने बोला बिल्डर्स भाई, आप क्या करो, एप्लीकेशन को बिल्डर बनाओ। उसके बाद ऐड कंट्रोलर व्यूज की सर्विस को इनेबल करो, और क्या कर दो, एप्लीकेशन को बिल्ड। वो पूरी बिल्ड इसने एक वेरिएबल में रख दी, इसका नाम है ऐप। अच्छा, आप चाहो तो ये हटा सकते हो, ये एचटीटीपी की रिक्वेस्ट परमिशन पाइपलाइन है, इसको आप हटा भी दो तो फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। देख लेते हैं क्या बोल रहा है। अगर ऐप इन्वायरमेंट इज डेवलपमेंट नहीं है, कह रहा है ऐप डॉट इन्वायरमेंट डॉट इज डेवलपमेंट, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या करना, आप एक एक्सेप्शन हैंडलर फेंकना। क्या फेंकना? जो आपके पास कौन से राउट पे ले जाएगा आपको, स्लैश होम स्लैश एरर पे, और आपके पास एक मेथड रन हो रहा है पीछे जिसका नाम है यूज एच एस टी एस। उसके बाद आपके पास जो बिल्ड बनी है उसके अंदर यूज एच टी टी पी एस रिडायरेक्शन को इनेबल किया गया है। यानी कि एच टी टी पी से एक राउट से दूसरे राउट पे जाना या रिडायरेक्शन करना, ये सर्विस भी आपने इनेबल करनी है। ठीक है। उसके बाद राउटिंग का मेथड चला है जिससे राउटिंग काम करेगी। ठीक है। उसके बाद ऑथराइजेशन, जिससे ऑथराइजेशन काम करेगी। उसके बाद मैप स्टैटिक एसेट्स, यानी ये वो मेथड है जो स्टैटिक फाइल्स को मैप करेगा और एप्लीकेशन को अलाउ करेगा कि यूज कर सकती है। बात समझ आती है? ठीक है। उसके बाद आपको एक मैप कंट्रोलर राउट मिलता है, जो कि आपको एक बाय डिफॉल्ट मेथड बना के देता है। सॉरी, बाय डिफॉल्ट राउट बना कर देता है। क्या देता है? राउट। हम पहले भी आर्किटेक्चर्स में ये चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं कि एप्लीकेशन में सबसे पहले राउट खुलता है, फिर कुछ होता है। क्योंकि यूजर जब इंटरेक्ट करेगा तो यूजर राउट चेंज करता है। क्या चेंज करता है? और उस राउट की बेस पर हम एक्शन लेते हैं। क्या लेते हैं? एक्शन लेते हैं। और फिर इन दी एंड आपकी ऐप क्या हो जाती है? रन हो जाती है। ये वो फाइल है एक्चुअल में जो आपकी एप्लीकेशन को बिल्ड करके रन करती है, प्रोग्राम डॉट पी एस। और इसको आपने फालतू में नहीं छेड़ना। आने वाले टाइम में हम इसमें डेटाबेस की कॉन्टेक्स्ट फाइल्स, कनेक्शन स्ट्रिंग्स की सर्विसेज को रजिस्टर करेंगे, बहुत सारा काम कॉन्फ़िगर करेंगे इस फाइल के अंदर। ठीक है। इस फाइल का ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं है, इसका बहुत मेन काम है। ये बात सबको समझ आ गई है? प्रोग्राम डॉट सी एस के अंदर जब हम लोगों ने डिफॉल्ट राउट देखा, डिफॉल्ट राउट कौन सा राउट होता है? रूट राउट होता है। इट मींस कि जब आपकी एप्लीकेशन के डोमेन नेम के आगे कुछ भी नहीं होता दावर, तो कौन सा राउट होता है? रूट राउट। ठीक है। अब वो कह रहा है जब डिफॉल्ट राउट ओपन हो तो कौन से कंट्रोलर पे जाओ? होम कंट्रोलर पे जाओ, और कौन सा एक्शन चलाओ? इंडेक्स। अच्छा, एएसपी डॉट नेट कोर में आसान जुबान के लिए समझा रहा हूं, इंटरव्यू में ये बात नहीं करनी है। ठीक है। पढ़ाते हुए समझ आए इसलिए चीजों की एग्जांपल ऐसे ही देता हूं। ठीक है। एक्शन जो है वो एक फैंसी नेम है मेथड का। एक्शन जो है वो एक फैंसी नेम है किसका? इसका मतलब है वो कह रहे हो होम कंट्रोलर में जाओ और उसका कौन सा मेथड चलाओ? इंडेक्स मेथड चलाओ। अब बात आती है कंट्रोलर क्या होता है, और एक्शन एक्शन क्या होता है, मेथड क्या होता है। मेथड क्या होता है? मेथड क्या होता है? फंक्शन होता है। फंक्शन नहीं होता मेथड, फंक्शन होता है। तो फिर फंक्शन क्यों नहीं बोलते, मेथड क्यों बोलते हैं? अच्छा, खैर यहीं पर हम लोग अपने फोल्डर स्ट्रक्चर की जो वीडियो है एंड करते हैं, और अब हम अगली वीडियो पे चलते हैं।